भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन को इसरो के भविष्य को लेकर क्या चिंता सता रही है, उसके बाद बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या बोला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिका में ऐसा क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस आर्मी को ग्राउंड के ऊपर उतारना पड़ गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। पिछले कल बांग्लादेश की इंटीम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको एक लेटर लिखा था और बकरीद की बधाई दी थी। लेटर का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये लेटर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 4 जून को बांग्लादेश को भेजा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय इसकी जानकारी नहीं दी थी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने पब्लिकली ये रिवील किया है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस ने यह भी बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिप्लाई में धन्यवाद बोलते हुए एक लेटर भी लिखा है और ये लेटर 6 जून का है। मगर 2 दिनों के बाद जाकर पिछले कल 8 जून को बांग्लादेश की तरफ से पब्लिकली ये बताया गया है कि दोनों लीडर्स के बीच बकरीद के ऊपर लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मार्च को भी मोहम्मद यूनुस को एक लेटर लिखा था और बांग्लादेश के नेशनल डे के ऊपर बधाई दी थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से। रिसेंटली कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया था। इसको लेकर अब कनाडा की सिख फेडरेशन और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इस फैसले के विरोध में आ गई है। सिख फेडरेशन और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इनविटेशन वापस ले लिया जाए, वरना प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा आने के ऊपर वो उनका कड़ा विरोध करेंगे। वैसे गुड न्यूज ये है कि कनाडा की नई गवर्नमेंट अब इन सिख ऑर्गेनाइजेशंस की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि कनाडा के ऊपर G7 के बाकी सदस्य देशों ने प्रेशर बनाया था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया जाए, क्योंकि चाइना को काउंटर करने में भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को लेकर। हमने आपको बताया था कि जयशंकर सर फ्रांस की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को जयशंकर सर फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं एंड अब वो फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम भी जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन खास बात यह है कि बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का हेडक्वार्टर्स है। इसलिए जयशंकर सर बेल्जियम में बेल्जियम गवर्नमेंट के साथ साथ यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट और उसके साथ साथ वहां पर कई सारे थिंक टैंक्स को भी संबोधित करने वाले हैं। ये विजिट 14 जून को खत्म होने वाली है एंड आपको पता है कि अगर जयशंकर सर यूरोप जाकर वहां पर कोई भी फोरम या फिर थिंक टैंक्स को संबोधित करते हैं तो उनके मुंह से क्या क्या स्टेटमेंट्स आने वाली हैं। कहने का मतलब है कि जयशंकर सर एक बार फिर से यूरोप की हेडलाइंस पर छाने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना से। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सुन वीडोंग ने भारत के चाइना में एम्बेसडर प्रदीप कुमार रावत सर के साथ पिछले कल एक मीटिंग की है और दोनों देशों के रिलेशंस को मजबूत करने के ऊपर चर्चा की है। दरअसल चाइना अगस्त या सितंबर महीने में SCO समिट को होस्ट करने जा रहा है और चाइना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी वो SCO समिट अटेंड करने के लिए इस बार चाइना आए, क्योंकि पिछले साल की SCO मीटिंग्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री जयशंकर सर को भेजा था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चाइना में होने वाली इस SCO समिट को अटेंड करने जाते हैं या फिर नहीं। वैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद जून में G7 समिट होना है, अगले महीने जुलाई में ब्रिक्स समिट होना है जो ब्राजील होस्ट कर रहा है और उसके अगले महीने SCO समिट, और उसके बाद भारत को क्वाड समिट भी होस्ट करना है, जिसके लिए जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट भारत आएंगे। इसके साथ ही भारत को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी भारत में इन्वाइट करके इंडिया रशिया एनुअल समिट को होस्ट करना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इसरो को लेकर और ये भारत के लिए काफी सीरियस कंसर्न है और समय रहते सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसरो के चेयरमैन वी नारायण सर हैं, लेकिन इसरो के पिछले चीफ एस सोमनाथ सर की एक स्टेटमेंट इस समय काफी वायरल हो रही है। इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की काबिलियत के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जिस लेवल के टैलेंट पूल और बजट के साथ काम कर रही है, और न सिर्फ काम करना बल्कि एक के बाद एक कई सारे सक्सेसफुल मिशंस के रूप में जो फैंटास्टिक रिजल्ट इसरो से हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए इसरो और इसरो के हर एक एम्प्लॉय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन अब इसरो के लिए भी काफी सीरियस कंसर्न्स खड़े होना स्टार्ट हो गए हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि देश के जो सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो इसरो के लिए काम करना ही नहीं चाहते हैं, जिसके चलते हमें एवरेज टैलेंट के साथ ही काम करना पड़ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसरो स्पेस एजेंसी के फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसरो की एक टीम कैंपस प्लेसमेंट के लिए कुछ महीने पहले IIT बॉम्बे गई थी। इसरो को कुछ इंजीनियर्स को हायर करना था, जिसके लिए IIT से कैंडिडेट्स को हायर करने का फैसला किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि IITs में ही भारत के सबसे इंटेलिजेंट इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं। इसरो की टीम जब प्लेसमेंट्स के लिए महाराष्ट्र के IIT बॉम्बे गई, वहां पर प्लेसमेंट्स के दौरान जब उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को सैलरी स्ट्रक्चर बताया, यानी कि जब उनको बताया कि इसरो को ज्वाइन करने के बाद उनका पे स्केल क्या होगा, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने इसरो की प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था उनमें से 60% स्टूडेंट्स ने सैलरी स्ट्रक्चर देखने के तुरंत बाद ही वहां से वॉकआउट कर लिया था।
यानी कि उन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव कंप्लीट भी नहीं की। वो सिलेक्ट होते या फिर नहीं होते वो दूसरी बात थी, लेकिन जैसे उन्होंने इसरो का पे स्केल देखा उन्होंने इंटरव्यू अटेंड ही नहीं किया और वो तुरंत वहां से बाहर चले गए। एस सोमनाथ सर ने बताया कि 100 में से 60 स्टूडेंट्स उसी समय वॉकआउट हो गए थे और जो 40 बचे थे वो भी प्लेसमेंट ड्राइव कंप्लीट करने के बाद वो सब के सब इसरो को ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर उनको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है तो वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये पहली बार नहीं जब इस तरह की न्यूज ब्रेक हुई है, पहले भी ये कंसर्न सामने आए थे। पैसा आज की डेट में सबसे ज्यादा मैटर करता है, इसलिए जब हमने इसरो में सैलरी के ऊपर रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसरो के करंट चेयरमैन की सैलरी भी मात्र 2.5 लाख पर मंथ है और कुछ इंसेंटिव्स। इसी के साथ जो इसरो के अंदर सीनियर एडवाइजर्स और जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं उनकी सैलरी भी 2-2.5 लाख पर मंथ के करीब होती है और जो बाकी स्टाफ है उनकी सैलरी तो 2 लाख पर मंथ से कम होती है। इसके साथ ही जो एंट्री लेवल के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 60,000 पर मंथ से। इसमें थोड़े बहुत अलाउंसेस भी ऐड हो जाते हैं। 60 से 70,000 पर मंथ से लेकर 2-2.5 लाख पर मंथ का सफर भी हर कोई इंजीनियर या फिर हर एक साइंटिस्ट पूरा नहीं कर पाता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज आज की डेट में IIT ग्रेजुएट्स को लाखों करोड़ रुपीस का पैकेज दे रही हैं। एक IIT ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी इसरो चीफ की सैलरी से ज्यादा होती है। बस यही कारण है कि 60% IIT ग्रेजुएट्स ने सैलरी स्ट्रक्चर सुनकर ही वॉकआउट कर लिया होगा और जो पीछे 40% बचे अगर वो सिलेक्ट भी हो जाते तो वो इसरो को ज्वाइन नहीं करते। गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती हैं। कंपनी स्विच करने के ऑप्शंस काफी ज्यादा होते हैं। कैंपस प्लेसमेंट्स में और भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं, इसलिए जो पीछे बचे 40% स्टूडेंट्स होते हैं उनको जिस भी कंपनी से अच्छा ऑफर आता है वो उसको ही ज्वाइन कर लेते हैं। बस यही कारण है कि आज की डेट में इसरो को क्वालिफाइड इंजीनियर्स और क्वालिफाइड साइंटिस्ट की कमी महसूस होने लगी है। अगर इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड्स वाले ग्रेजुएट ही नहीं होंगे तो इसरो की फ्यूचर ग्रोथ इससे काफी प्रभावित होने वाली है। इसका सॉल्यूशन भी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर सरकार इसरो के एम्प्लॉइज की सैलरी को डबल या ट्रिपल भी कर दे तब भी सरकार प्राइवेट कंपनीज के पैकेजेस को कभी मीट नहीं कर पाएगी। IIT ग्रेजुएट्स का इनिशियल एवरेज सैलरी पैकेज ही एनुअली 18 से 20 लाख का होता है। उसके बाद में इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज के ऊपर ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और पर्क्स, लाइफस्टाइल और फ्यूचर ग्रोथ अलग से। मसला ये है कि अभी भी भारत में इसरो को सर्व करना देश की सेवा करने जैसा नहीं समझा जाता है। जिस तरह से IAS, IPS, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी को ज्वाइन करना इन सबको देश सेवा के साथ जोड़कर देखा जाता है, वैसा कुछ इसरो के साथ नहीं है। इसरो को अभी भी एक सरकारी नौकरी वाली कंपनी की तरह देखा जाता है और जब तक ये सुधार नहीं होगा और सरकार इसके ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी और सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं उठाएगी तब तक ये प्रॉब्लम आगे भी आती रहेगी। आप नीचे कमेंट करके बताएंगी क्या सरकार को ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए ताकि IIT वाले टॉप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी इसरो को ज्वाइन करें। क्या सैलरी और इंसेंटिव्स प्राइवेट कंपनीज के बराबर करना सही स्टेप होगा? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति इतनी खराब हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब फाइनली US आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की इन्फेंट्री ब्रिगेड के ट्रूप्स को ही सड़कों के ऊपर उतारना पड़ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमिग्रेंट्स के ऊपर अमेरिका के अंदर क्रैकडाउन काफी तेज हो गया है। इलीगल इमिग्रेंट्स और खास तौर पर मैक्सिकन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट, सीरिया, इन सब देशों के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनके ऊपर रेड्स हो रही हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करके वेरीफाई किया जा रहा है और जो बिना डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका के अंदर हैं उन्हें डिपोर्ट करके वापस उनके देश भेजा जा रहा है। अब मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है कि वो दिन के 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को डेली आइडेंटिफाई करें और इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट करें, जिसके चलते 3000 पर डे के प्रेशर के कारण इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या स्टार्ट कर दिया कि अमेरिका के अंदर फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउसेज, हार्डवेयर स्टोर्स और बाकी जहाँ भी काम करने के लिए लोग जाते हैं वहां पर सब जगह जाकर इमिग्रेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने स्टार्ट कर दिए। इसी से तंग आकर लॉस एंजलिस के अंदर वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, जो बाद में जाकर काफी वायलेंट हो गए। वायलेंस करने में सबसे ज्यादा मैक्सिका के इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम सामने निकल कर आ रहा है। बाद में इन प्रोटेस्ट में फलस्तीन के सपोर्टर्स भी शामिल हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी फलस्तीन माने जाते हैं, इसलिए फलस्तीन सपोर्टर्स भी फलस्तीन का झंडा लेकर सड़कों के ऊपर उतर आए और वो भी वायलेंस करने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे। पिछले 3 दिन से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। पुलिस और नेशनल गार्ड भी दंगे रोकने में फेल साबित हो गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्दर्न कमांड की इन्फेंट्री ब्रिगेड के ट्रूप्स को उतारने का फैसला किया है। अब आप सोचिए कि अगर भारत में दंगे फसाद होते और अगर भारत सरकार इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करती तो वेस्टर्न देशों ने अभी तक मोदी सरकार के ऊपर न जाने कितने उल्टे सीधे आरोप लगा दिए होते कि भारत की सरकार धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आर्मी का भी इस्तेमाल करने लगी है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस
हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।